नमस्कार। आज की इस वीडियो में टॉपिक स्टडी के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे स्वतंत्रता दिवस से संबंधित प्रश्नों के बारे में। ये वैसे प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना रखती है। वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले आप सभी को, समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां। इस वीडियो में जो भी प्रश्न आप यहाँ पर देखने वाले हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। हो सकता है कुछ प्रश्नों का आंसर आपको मालूम भी हो, लेकिन कुछ छात्र वैसे भी होंगे जिन्हें ये सारे प्रश्नों का आंसर मालूम नहीं होगा। तो आप यहाँ पर इस वीडियो को देखिए। जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो पूछे जाने लायक है, वो यहाँ पर हमने तकरीबन 20 से अधिक प्रश्नों का संग्रह किया है। इस छोटे से वीडियो में ये टॉपिक आपका यहाँ से कवर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर आपको इस पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए और आपको वीडियो के लास्ट में जो प्रश्न पूछा गया है उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। एक जानकारी यहाँ पर यह भी है कि इस वीडियो में इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हमारी टीम की तरफ से बीपीएससी मेकर ऐप पर एक ऑफर आया है, तो ऑफर का भी आप लोग लाभ उठा पाएंगे। उसकी जानकारी हम आपको इस वीडियो के अंत में देंगे। चलिए फिलहाल यहाँ पर हम सेशन की शुरुआत करते हैं। चलते हैं पहले प्रश्न पे। हमारा पहला प्रश्न है कि भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। बताएं कि इस वर्ष आजादी की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है। सबसे बड़ी बात जो कंफ्यूजन यहाँ पर होती है, इसी को लेकर बहुत सारे छात्रों के मन में कंफ्यूजन हो रही है। तो यहाँ पर आपको बता दूं, इसका जो राइट आंसर होगा, इस वर्ष 2023 की बात करें तो 77वां स्वतंत्रता दिवस से भारत सेलिब्रेट कर रहा है। दरअसल 76 वर्ष आजादी का पूरा हुआ है। 77वें वर्ष में हम लोग प्रवेश किए हैं आजादी की, तो इसलिए 77वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है आजादी की। तो कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि 77वीं वर्षगांठ इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। दूसरा प्रश्न है कि बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौन सी बार लाल किला पर तिरंगा फहराया है। प्रधानमंत्री जो होते हैं भारत के, वो लाल किला पर स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर तिरंगा फहराते हैं। और यहाँ पे प्रश्न बना है कि बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौन सी बार लाल किला पर तिरंगा फहराया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 10वीं बार है। ध्यान रखेगा, ये भी प्रश्न अति महत्वपूर्ण है, हो सकते हैं पूछे जाए आपके एग्जाम में। अच्छा, बिहार के संदर्भ में बात करें, गांधी मैदान में बतौर मुख्यमंत्री सर्वाधिक बार झंडा फहराने का रिकॉर्ड किनके नाम है। तो बिहार के 22वें मुख्यमंत्री, ध्यान रखिएगा, बिहार के जो 22वें मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, ये रिकॉर्ड उन्हीं के पास है। हालांकि इससे पहले सर्वाधिक बार गांधी मैदान में बतौर मुख्यमंत्री झंडा फहराने का जो रिकॉर्ड था, बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह के पास था। चलते हैं तीसरे प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न है कि भारत की आजादी के समय निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश भारत के अंतिम वायसराय के रूप में कार्यरत थे। भारत की आजादी के समय यानी कि 1947 में, 15 अगस्त 1947 के समय ब्रिटिश भारत में जो थे, कौन वो अंतिम वायसराय थे जो कि अपने पद पर कार्यरत थे। यानी कि उस समय ब्रिटिश भारत के वायसराय कौन थे जिसमें भारत को आजादी मिली थी। तो इसका जो राइट आंसर है यह है विकल्प नंबर ए यानी कि लॉर्ड माउंटबेटन। ये एक ऐसा प्रश्न है जो कि कई बार आपके एग्जाम में रिपीट हुए हैं, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड माउंटबेटन इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलिए, यहाँ पर हमारा चौथा प्रश्न है कि अंतिम वायसराय अर्थात भारत के जो ब्रिटिश भारत के अंतिम वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन। तो यहाँ पर पूछा गया कि लॉर्ड माउंटबेटन ने 15 अगस्त को भारत के स्वतंत्रता दिवस के रूप में क्यों चुना। 15 अगस्त 1947 को भारत के स्वतंत्रता दिवस के रूप में क्यों चुना। दरअसल यहाँ पर जो विकल्प दिए गए हैं, आप इन सारे विकल्प को भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जो इसका जो राइट आंसर है यह है विकल्प नंबर बी, क्योंकि इसी दिन जापान के सहयोगी बलों के आत्मसमर्पण की दूसरी सालगिरह थी। तो इसी को ध्यान रखते हुए, इसी दृष्टिकोण को ध्यान रखते हुए, जो ब्रिटिश भारत के अंतिम वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन, इन्होंने 15 अगस्त 1947 को भारत के स्वतंत्रता दिवस की घोषणा की थी। तो विकल्प नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलिए, अब यहाँ पर हमारा होगा पांचवा प्रश्न। ये प्रश्न है कि 14 अगस्त 1947 को किसने अपने भाषण ट्रिस्ट विद डेस्टिनी यानी कि नीति से साक्षात्कार में देश की आजादी की घोषणा की। ये जो भाषण दिया गया किनके द्वारा दिया गया, जिस भाषण का नाम दिया गया ट्रिस्ट विद डेस्टिनी यानी कि नीति से साक्षात्कार। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये आजादी के समय 14 अगस्त 1947 को मध्य रात्रि को यह भाषण दिया गया था, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि 14 से 15 अगस्त 1947 को यह भाषण दिया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अच्छा, आजादी के बाद जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री चुने गए वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे। तो विकल्प नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अच्छा, इससे संबंधित एक प्रश्न और भी यहाँ पर आपके पास है। यह प्रश्न है कि प्रसिद्ध ट्रिस्ट विद डेस्टिनी भाषण कब और कहां दिया गया था, ये भी पूछे जाते हैं। दरअसल अभी हमने आपको बताया कि 14 से 15 अगस्त 1947 को मध्य रात्रि को ये दिल्ली में यह भाषण दिया गया था। तो विकल्प नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।
चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला होगा 7वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि किन्हें भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उनके निस्वार्थ योगदान के लिए श्रद्धांजलि के रूप में राष्ट्रपिता की उपाधि दी गई है। तो आप सभी जानते हैं, हालांकि ये प्रश्न बहुत आसान है। राष्ट्रपिता की जो उपाधि दी गई है वो महात्मा गांधी को दिया गया है। दरअसल किसी भी विकल्प में यहाँ पर महात्मा गांधी नहीं है। तो हड़बड़ाहट में आप आंसर को, जब ये प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे तो हड़बड़ाहट में आंसर को गलत नहीं करना है, बल्कि सारे विकल्पों को ध्यान से देखना है। तो किसी भी विकल्प में हमारा महात्मा गांधी नहीं दिया गया, तो ऐसी स्थिति में हम चुनेंगे उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि विकल्प नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। दरअसल हम बात करें राष्ट्रपिता की, तो राष्ट्रपिता कहा जाता है महात्मा गांधी को। अच्छा, महात्मा गांधी को लेकर कुछ जानकारी हमने आपको दिया था कि गांधी जी को महात्मा इन्होंने पहली बार कहकर संबोधित किया था। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने पहली बार गांधी जी को महात्मा कहकर संबोधित किया था। अच्छा, वहीं पर दूसरी ओर हम बात करें इसके विपरीत, महात्मा गांधी ने रविंद्रनाथ टैगोर को सबसे पहली बार गुरुदेव कहकर संबोधित किया था। यानी कि आप ऐसे भी इसे समझ सकते हैं कि महात्मा गांधी ने जो गुरुदेव की उपाधि दी थी रविंद्रनाथ टैगोर को, ये पहले व्यक्ति थे। यानी कि इस प्रकार से भी चीजों को आपको ध्यान रखना है कि रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी, तो महात्मा गांधी ने। ठीक है, इतनी सारी जानकारी ऑलरेडी हमने पहले भी आपको दिया है डेली करंट अफेयर्स वाले सीरीज में। आई होप कि आपको याद आ रहा होगा। रिसेंटली 3 से 4 दिन पहले मुझे लगता है मैंने दिया, कुछ समय पहले है। चलिए फिलहाल यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला होगा 8वां प्रश्न। अच्छा, यही प्रश्न यहाँ पर हमने पुनः शामिल किया है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि निम्नलिखित में से किसने दिया था। तो राइट आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर ने। विकल्प नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अच्छा, महात्मा गांधी की यहाँ पर बात हुई तो विकल्प नंबर बी में जब आप नजर डालेंगे, गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। ये प्रश्न कई बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा, मैं हर वीडियो में देख लेता हूँ 1 से 2 कमेंट ऐसा होता है जो कि बार बार पूछा जाता है कि सर क्या ये हमारे लिए उपयोगी है। बिल्कुल उपयोगी है। अगर आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी में लगे हैं तो निश्चित तौर पर ये आपके लिए उपयोगी होंगे। अच्छा, यही टॉपिक नहीं जहां पर हमने चर्चा किया स्वतंत्रता दिवस के बारे में, सिर्फ और सिर्फ यही टॉपिक नहीं बल्कि टॉपिक स्टडी जो हमारा ये सेक्शन है जिसके तहत आप इस वीडियो को देख रहे हैं, चैनल पर यह प्लेलिस्ट बना है, एप्लीकेशन पर भी ये आपके लिए निःशुल्क उपलब्ध है। वहां पर इससे भी पहले कई सारे टॉपिक पर हमने डिटेल में जानकारी दिया है, चाहे वो बिहार से संबंधित हो, चाहे वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय किसी भी टॉपिक से संबंधित हो, वो जानकारी हमने आपको दिया है। और इसका पीडीएफ भी हमने आपको निःशुल्क उपलब्ध कराया है। टॉपिक स्टडी के अंतर्गत आप वहां पर जाके इसे प्राप्त कर सकते हैं। चलिए यहां पर हम चलेंगे आगे। अगला होगा 9वां प्रश्न। यह प्रश्न है कि तिरंगे को भारत के राष्ट्रीय ध्वज यानी कि नेशनल फ्लैग के रूप में कब अपनाया गया था, यानी कि तिरंगा को राष्ट्रीय ध्वज की मान्यता कब दी गई थी। तो राइट आंसर होगा विकल्प नंबर ए, यानी कि 22 जुलाई 1947 को। विकल्प नंबर ए यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला 10वां प्रश्न है कि भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को कहां पर राष्ट्रीय ध्वज यानी कि नेशनल फ्लैग फहराया जाता है। तो अभी हमने आपको जानकारी दिया कि प्रधानमंत्री द्वारा यानी कि भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा 15 अगस्त को प्रत्येक वर्ष लाल किला दिल्ली में राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। अच्छा, यहाँ पर अगर प्रश्न में पूछा जाए कि 26 जनवरी को यानी कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर यह कहाँ फहराया जाता है, तो ऐसे में ये ध्यान रखेंगे गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजपथ पर राष्ट्रपति द्वारा तिरंगा फहराया जाता है। अच्छा, यहाँ पर राजपथ की बात हुई तो आप यहाँ पर ये ध्यान होगा आपको, हमने आपको जानकारी दिया था कि राजपथ का नाम बदलकर अब कर दिया गया कर्तव्य पथ, यानी कि किंग्स वे का नाम बदलकर अब कर दिया गया है कर्तव्य पथ। ये भी आपको ध्यान रखना। 2022 में आई थिंक सितंबर या अक्टूबर महीने में ये जानकारी हमने आपको दिया था, आप लोगों को याद होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है एग्जाम में प्रश्न पूछे जाए। तो कुल मिला के बात यहाँ पर यह हुई कि लाल किला पर जो तिरंगा फहराया जाता है प्रत्येक वर्ष प्रधानमंत्री द्वारा, और कर्तव्य पथ या फिर राजपथ पर फहराया जाता है किनके द्वारा, तो ऐसे में ध्यान रखेंगे राष्ट्रपति के द्वारा। अच्छा, अभी पहले प्रश्न आई थिंक पहले या दूसरे प्रश्न में हमने आपको जानकारी दिया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10वीं बार, इस बार मतलब कि 77वां स्वतंत्रता दिवस जो मनाया गया, तो 10वीं बार लाल किला में झंडा फहराया। तो ये चीजें यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे। चलिए यहाँ पर चलते हैं अगले 11वें प्रश्न पे। बताएं कि पहली बार भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा कब और कहां फहराया गया था। पहली बार की यहां पर बात हो रही है। तो पहली बार राष्ट्रीय ध्वज जो फहराया गया था, आपको ध्यान रखना है 7 अगस्त 1906 को पारसी बागान स्क्वायर कोलकाता में। हालांकि उस समय राष्ट्रीय ध्वज या फिर भारत के जो तिरंगा था, इसे राष्ट्रीय ध्वज का मान्यता नहीं मिला था। मान्यता कब मिला ये जानकारी अभी हमने आपको दिया 22 जुलाई 1947 को। ये अभी थोड़ी देर पहले हमने पिछले प्रश्न में इसकी जानकारी आपको दिया था। अच्छा, यहाँ पर एक प्रश्न ये भी बनता है कि भारत के बाहर पहली बार तिरंगा कब फहराया गया। तो यहाँ पर जो विकल्प नंबर ए में देख रहे हैं, ये आपके एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है।
भारत के बाहर पहली बार तिरंगा फहराया गया था 22 अगस्त 1907 को स्टुटगार्ट जर्मनी में। ये चीजें यहां से आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, यहाँ पर विकल्प नंबर सी में जो हमने लिखा है कि 31 दिसंबर 1929, दरअसल 31 दिसंबर 1929 को कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन जो हुआ था, जिसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, यहाँ पर पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी कांग्रेस के द्वारा। तो ये चीजें यहाँ पर ध्यान रखिए, ये तिथि कौन सी है और ये कौन सा अधिवेशन है, कहाँ हुआ था, और आपको ये भी ध्यान रखना है इसकी अध्यक्षता किनके द्वारा किया गया। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला होगा 12वां प्रश्न। तो ये प्रश्न है कि 10 मई 1857 को पहली क्रांति, जिसे कि प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है, तो इसकी शुरुआत का श्रेय निम्न में से किन्हें जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, आप सभी जानते होंगे, बहुत आसान प्रश्न है, मंगल पांडे इस प्रश्न का राइट आंसर है। अच्छा, वहीं पर वीर कुंवर सिंह की बात करें तो वीर कुंवर सिंह भोजपुर बिहार के रहने वाले थे और यहाँ से कई सारे प्रश्न आपके एग्जाम में बने हैं। पिछले कुछ वर्षों के प्रश्न पत्र को आप देखेंगे बीपीएससी वाले, तो लगभग सभी सेट में आपको वीर कुंवर सिंह से संबंधित प्रश्न आपको दिखेगा। वीर कुंवर सिंह से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, सिर्फ और सिर्फ आप उसी को भी पढ़ लेंगे तो यहाँ से ये टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा, एक प्रश्न आपके हाथ में रहेगा। तो ये चीज यहाँ पर ध्यान रखेंगे, आप इस टॉपिक को जरूर अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। फिलहाल यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। 13वां नंबर प्रश्न होगा कि भारत की स्वतंत्रता के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना का निर्माण किसने किया था। तो राइट आंसर होगा अंग्रेजों का छक्का छुड़ाने वाले स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ये भारतीय राष्ट्रीय सेना का निर्माण किया गया था। तो विकल्प नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 14वां नंबर प्रश्न है कि आजादी के बाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन बने थे, जो कि बिहार के सिवान जिले के जीरादेई के रहने वाले थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अर्थात विकल्प नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अच्छा, राजेंद्र प्रसाद के बारे में कुछ जानकारी हमने जो आपको दिया था जीरादेई के संदर्भ में, कि महात्मा गांधी ने सिवान जिले के इस जीरादेई ग्राम को तीर्थ स्थल कहकर संबोधित किया है। ये भी चीजें यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे। और राजेंद्र प्रसाद की जो मृत्यु हुई पटना में सदाकत आश्रम में भी थी। ये चीजें आपको विस्तार पूर्वक बताया गया है। नेक्स्ट हम चलते हैं अगले 15 नंबर प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि भारत की आजादी के बाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने थे। बहुत आसान सा सवाल है, राइट आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि आजादी के पश्चात भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। विकल्प नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अच्छा, वहीं पर अगर पूछा जाए कि भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री कौन थे, तो लाल बहादुर शास्त्री भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट हम चलते हैं 16वें नंबर प्रश्न पे। यह प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन के रचयिता कौन थे। तो इसका राइट आंसर होगा विकल्प नंबर ए, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। अच्छा, रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये बातें आपको याद होगा, ध्यान रखेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे भी गए। 1913 में यह सम्मान उन्हें मिला था। चलते अगले प्रश्न पे। हमारा अगला होगा 17वां नंबर प्रश्न। अच्छा, यहाँ पर एक विकल्प आप देख रहे होंगे, विकल्प नंबर सी, सखाराम गणेश दिवसकर। इनकी एक रचना थी, दरअसल एक कह सकते हैं पत्रिका थी, जिनका नाम था देशेर कथा, जो कि अंग्रेजों ने इसे बैन किया था। और ये भी प्रश्न कई बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। इसके रचनाकार कौन है? देशेर कथा के रचनाकार थे, या फिर जो इसके संपादक थे, इसके लेखक जो थे वो थे सखाराम गणेश दिवसकर। ये आप यहाँ से ध्यान रखेंगे। 17 नंबर प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन थे। तो राइट आंसर होगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। विकल्प नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अच्छा, कई जगहों पर बंकिम चंद्र चटर्जी भी आपको लिखा मिलेगा। 18वां प्रश्न है कि भारत की स्वतंत्रता के पश्चात कौन सी राजनीतिक पार्टी सत्ता में आई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न है। तो भारत की स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अर्थात इंडियन नेशनल कांग्रेस सत्ता में आई थी, और जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, वे कांग्रेस की तरफ से ही भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। तो विकल्प नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अच्छा, यहाँ पर कांग्रेस की बात हुई, तो ऐसे में अगर प्रश्न बने कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अर्थात इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, और आई थिंक सभी एग्जाम में ये प्रश्न पूछे गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा, कांग्रेस की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 को, यानी कि विकल्प नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट होगा 20 नंबर प्रश्न की ब्रिटिश भारत के किस वायसराय ने भारत के विभाजन या फिर बंटवारे की घोषणा की थी।
तो इसका राइट आंसर होगा विकल्प नंबर बी यानी कि लॉर्ड माउंटबेटन। ये प्रश्न अभी थोड़ी देर पहले भी आया था कि उस समय यानी कि आजादी के समय भारत के जो वायसराय थे ब्रिटिश भारत के वे थे लॉर्ड माउंटबेटन। तो आजादी के समय ही भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, यही यहाँ पर प्रश्न है। अच्छा, यहाँ पर लॉर्ड हार्डिंग जो नाम आप देख रहे हैं ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके बिहार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। दरअसल 1912 में दरअसल बिहार जो राज्य अस्तित्व में आया 12वें राज्य के रूप में। आपको यहाँ से ये ध्यान रखना है कि बिहार जो 12वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था पश्चिम बंगाल से अलग होकर 22 मार्च, ये तिथि आपको ध्यान रखना है, 22 मार्च 1912 को अस्तित्व में आया था भारत के 12वें राज्य के। और उस समय ब्रिटिश भारत के जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड हार्डिंग। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है यहाँ से भी आपके एग्जाम में प्रश्न बने। अच्छा, यहाँ पर एक चीज ये ध्यान रखिए, इस वर्ष 22 मार्च 2023 को जो बिहार दिवस मनाया गया ये इसका 111वां स्थापना दिवस था। बिहार का 111वां स्थापना दिवस अभी हाल ही मनाया गया है। और इस वर्ष जो 111वां स्थापना दिवस मनाया गया इसका थीम था युवा शक्ति बिहार की प्रगति। अच्छा, वहीं पर दूसरी ओर हम बात करें पिछले वर्ष जो 110वां स्थापना दिवस मनाया गया बिहार का, तो इसका निर्धारित थीम था जल जीवन हरियाली। ये दोनों बातें यहाँ से ध्यान रख लीजिएगा। अब यहाँ पर हम आ चुके हैं 21 नंबर प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि भारत और पाकिस्तान को विभाजित करने के लिए 17 अगस्त 1947 को कौन सी रेखा बनाई गई थी, या फिर ये जो अस्तित्व में आया था ये रेखा, ये 17 अगस्त 1947 में आया था और ये रेखा कौन सा है। तो राइट आंसर होगा विकल्प नंबर बी यानी कि रेड क्लिफ रेखा। आपको ये ध्यान रखना है रेड क्लिफ रेखा 17 अगस्त 1947 को अस्तित्व में आया था। विकल्प नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अच्छा, यहाँ पर विकल्प नंबर ए और विकल्प नंबर सी में जो देख रहे हैं डुरंड रेखा और मैकमोहन रेखा, इनसे संबंधित प्रश्न हमने आज की इस वीडियो में आपसे पूछा है। लेकिन उससे पहले एक प्रश्न यहाँ पर और भी है कि अंग्रेजों ने भारत पर लगभग कितने साल तक शासन किया। इसे आप इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि भारत जो था ये ब्रिटेन का औपनिवेशिक देश था, यहाँ पर औपनिवेशिक शासन था ब्रिटेन का भारत पर। और प्रश्न पूछा गया कि कितने वर्षों तक यहाँ पर यानी कि अंग्रेजों ने भारत पर शासन किया। तो इसका राइट आंसर होगा विकल्प नंबर ए, लगभग 200 वर्षों तक अंग्रेजों ने भारत पर शासन किया था। तो यहाँ पर इस टॉपिक से स्वतंत्रता दिवस से संबंधित इस टॉपिक से तकरीबन 22 प्रश्न जो कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो सभी प्रश्न यहाँ पर मूल रूप से जो संबंधित हैं इस टॉपिक से वो हमने आपको करवाया है। अब यहाँ पर हम चलते हैं आज की इस वीडियो के प्रश्न की ओर। आज की इस वीडियो का प्रश्न आप सबों को कमेंट बॉक्स में जाके लिखना है। ये प्रश्न है कि रेड क्लिफ रेखा और मैकमोहन रेखा किन किन दो देशों के बीच की सीमा का निर्धारण करता है। एक तो होगा रेड क्लिफ रेखा और दूसरी ओर वहीं पर बात होगी मैकमोहन रेखा की। तो पॉइंट ए और पॉइंट बी में आप वहां पर जाकर कमेंट बॉक्स में लिखिए कि दोनों का राइट आंसर क्या होगा। अच्छा, इसके अतिरिक्त जो ऑफर के बारे में हमने आपको शुरुआत में बताया था, ये ऑफर के बारे में आपको यहाँ पर जानकारी दे दूं। दरअसल स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ये ऑफर आप सभी के लिए है, जहां से आप इसका भरपूर लाभ उठा सकते हैं। सबसे पहली बात यहाँ पर यह है कि ये ऑफर आपके बीपीएससी वाले कोर्स में बीपीएससी मेकर ऐप पर है। आप इस बैनर पर भी क्लिक करके कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर जो ऑल कोर्स का ऑप्शन है वहां पर भी क्लिक करके इस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर आप ये ध्यान रखेंगे ज्वाइन करने के लिए आपको इस प्रोमो कोड का इस्तेमाल करना IND77। तो इसके इस्तेमाल से जो आपको यहाँ पर फायदा होगा, ये 799 रुपये वाला कोर्स महज 299 रुपये में 12 महीने की अवधि के लिए मिलेगा। अच्छा, एक बड़ी बात यहाँ पर यह है कि ये जो एग्जाम आपका आयोजित होना है 30 सितंबर को, इसके लिए तो मटेरियल आपको मिल ही रहे हैं जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। हालांकि यही कोर्स जब 70वीं बीपीएससी के लिए अपग्रेड होगा तो दोबारा से आपको मेंबरशिप लेने की आवश्यकता नहीं होगी। अगर आप इस ऑफर पीरियड में इसे ज्वाइन करते हैं तो निश्चित तौर पर दोनों एग्जाम में आपको यहाँ से हेल्प होगी। संपूर्ण यहाँ पर सिलेबस आधारित नोट्स हम आपको देंगे। बिहार जीके का कंप्लीट एक नोट्स होगा, करंट अफेयर्स का पूरा पैकेज होगा। तकरीबन 2022 का पूरा आपको मिलेगा। 2021 का अगर डिमांड करेंगे तो वो भी आपको मिल जाएगा सारे मंथ का मंथली वाइज, और 2023 का तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। और साथ ही साथ जिस तिथि से आप ज्वाइन करेंगे अगले 1 वर्ष तक डेली, मंथली और ईयरली बेसिस पर आपको नोट्स मिलता रहेगा। और इसी में आपका टेस्ट सीरीज होगा ऑनलाइन मोड में, सेक्शनल टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर, ये तमाम चीजें आपको इस कोर्स में मिलने वाली है। ऑलरेडी हजारों छात्र ज्वाइन कर चुके हैं। तो अभी जो ऑफर आया है, जो प्रोमो कोड है, केवल और केवल 1000 छात्रों के लिए उपलब्ध है। ये ऑफर कल ही आई थी 14 अगस्त को, और तकरीबन बहुत सारे छात्रों ने इसे ज्वाइन कर लिया है। और ये ऑफर 17 अगस्त 2023 तक है। तो आप भी समय निकालकर जल्दी से जल्दी आप इस कूपन कोड या फिर प्रोमो कोड का इस्तेमाल करके इस कोर्स को ज्वाइन कर लें। निश्चित तौर पर ये आपके लिए फायदेमंद रहेगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।